नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग सॉइल साइंस यानी मृदा विज्ञान के बारे में डिस्कस करेंगे। जिससे कि बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम में प्रतिवर्ष 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। यह बीएचयू एग्रीकल्चर के मिशन 2020 का चौथा वीडियो है। और यदि आप पहले के जो 3 वीडियो हैं उनको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और उन तीनों वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, उनसे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सॉइल साइंस में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। तो इस वीडियो में हम लोग पेडोलॉजी और मैन्योर एंड फर्टिलाइजर और प्लांट न्यूट्रिएंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको जानना होगा कि सॉइल साइंस के फादर कौन है। ये डाकुचेव हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है। वी डाकुचेव को सॉइल साइंस का फादर माना जाता है। सेकेंड जो बात है इसमें कि सॉइल साइंस को 2 वर्गों में हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसमें पहला है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी के अंतर्गत हम लोग सीओडी यानी कि क्लासिफिकेशन, ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल का अध्ययन करते हैं। जो सेकेंड इसमें है वो इडाइफोलॉजी है। इडाइफोलॉजी में हम लोग सॉइल एंड प्लांट के बीच जो रिलेशनशिप होता है उसका अध्ययन करते हैं। सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर अगला टॉपिक है सॉइल साइंस में, जिसमें हम लोग एक्टिव फैक्टर और पैसिव फैक्टर को केवल इसमें याद रखना है कि कौन कौन से एक्टिव फैक्टर हैं, कौन कौन से पैसिव फैक्टर हैं। तो जो क्लाइमेट और वेजिटेशन है ये दोनों एक्टिव फैक्टर हैं, और जो पेरेंट मटेरियल है, टोपोग्राफी है और टाइम है वो सॉइल फॉर्मेशन के पैसिव फैक्टर हैं। जो अगला है वो मेजर कंपोनेंट ऑफ सॉइल है, जिसमें हम लोगों को याद रखना है कि इसमें कितने परसेंट क्या होता है सॉइल में। तो सॉइल में 25% वाटर होता है और 25% एयर होता है। इसमें 45% मिनरल होता है यानी खनिज होता है, और 5% केवल क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक ऐसा चिन्ह बना है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वाटर और एयर में है थोड़ा चेंजेस होता रहता है। कभी 26% वाटर हो गया तो 24% एयर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये चिन्ह बना है। तो इसको याद रखना है आपको। सॉइल पार्टिकल की बात आती है तो इसमें सॉइल पार्टिकल में जो पूछा जाता है मेनली ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि क्ले का जो होता है डायमीटर कितना होता है। इसमें याद रखना है कि जो क्ले का डायमीटर होता है वो 0.002 mm, यानी कि पॉइंट के बाद 2 जीरो है, यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा। पॉइंट के बाद 2 जीरो mm होता है, उससे कम होता है। और जो सैंड का होता है वो 2.0 mm से ज़्यादा होता है। तो इनको याद रखना है दोनों को। फिर दोस्तों आगे क्ले मिनरल की बात आती है कि क्ले मिनरल में कौन कौन से क्लासिफिकेशन होता है। इसमें सिंपली यही पूछा जाता है कि 2.1 टाइप मिनरल का कौन उदाहरण है, एग्जांपल क्या है, 2.2 का एग्जांपल क्या है। तो 1:1 टाइप का जो एग्जांपल है केओलिनाइट है। 1:1 का मतलब ये हुआ कि इसमें एक सिलिकॉन और एक एल्यूमिनियम होगा। और इसी प्रकार 2:1 टाइप का जो एग्जांपल है ये मोंटमिनोलाइट, इलाइट और वर्मिकुलाइट है। और 2.2 का जो एग्जांपल है वो क्लोराइट है। क्लोराइड ये पिछले बार पूछा भी गया था, तो इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा ज़्यादा। फिर यहाँ पर बात आती है सॉइल मिनरल के बारे में। तो ये प्राइमरी मिनरल होते हैं और कुछ सेकेंडरी मिनरल होते हैं। प्राइमरी मिनरल के ये एग्जाम्पल हैं और सेकेंडरी मिनरल के ये एग्जाम्पल हैं। राख से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें आपको यही याद रखना है कि इग्नियस राख के क्या एग्जाम्पल हैं, सेडिमेंट्री राख के क्या एग्जाम्पल हैं, मेटामॉर्फिक राख के क्या एग्जाम्पल हैं। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जो ये ग्रेनाइट और बेसाल्ट है तो इसमें कौन सा एसिडिक होता है और कौन सा बेसिक होता है। तो जो बेसाल्ट है वो बेसिक होता है और जो ग्रेनाइट है वो एसिडिक होता है। तो इसको क्लियर कर लीजिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। जो अगला है वो सॉइल प्रोफाइल के बारे में आपको इसमें पढ़ना होगा। सॉइल प्रोफाइल में जो है वो ये हैं 5 ठो, जिसमें ओ, ए, बी, सी और आर है। जिसमें ओ में यानी कि ओ ओरिजिन है, उसमें ऑर्गेनिक लेयर उसको भी कहते हैं, ये जंगल में पाया जाता है। और ये जो ओ लेयर है वो अरेबल सॉइल यानी कल्टिवेटेड सॉइल में नहीं पाया जाता है। जो ए लेयर है वो इसमें कल्टीवेशन मेनली किया जाता है, इसको एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। और जो ए लेयर होता है वही एरेबल सॉइल में पाया जाता है, और इसको वाश आउट भी कहते हैं क्योंकि इससे मिनरल वाश होके बी लेयर में जाते हैं। जो
बी लेयर होता है या बी होरिजन है वो इसको इल्लूवियल, इसमें ये ध्यान दीजिएगा आई है यहाँ पर, इल्लूवियल लेयर भी कहते हैं इसको, जीवाश्म लेयर भी कहते हैं। और इसमें जो मिनरल ए लेयर से वॉश आउट होके बी में इकट्ठा होता है इसलिए इसको वॉश इन लेयर भी कहते हैं। जो सी लेयर है वो उसको पेरेंटल लेयर भी कहा जाता है और आर लेयर को बेड रॉक लेयर भी कहते हैं। जो इसमें थोड़ा ये याद रखिएगा कि ए और बी लेयर को संयुक्त रूप से सोलम बोला जाता है और ए बी सी तीनों को मिलाकर रिगोलिथ बोला जाता है। फिर इसमें ये सॉइल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है जिसमें सॉइल पीएच के बारे में आपको पढ़ना है। तो पीएच वैल्यू सबसे पहले कौन दिया है, तो ये सोरेनसन दिए हैं 1909 में। पीएच वैल्यू में थोड़ा इसको याद रखिएगा कि पीएच वैल्यू जिनका एग्रीकल्चर होता है मेनली उन लोगों को याद रखना होगा, इसलिए कि बायो और मैथ वाले तो इसको जानते होंगे। तो जो ये 7 होता है वो 0 होता है, न्यूट्रल होता है। और 7 से जितने कम, अगर 7 से कम की ओर जाएंगे तो स्टिक होगा और ये 0 तक जाता है, और 7 से अधिक जाएंगे ये 14 तक जाएंगे तो वो बेसिक नेचर का होगा। इसमें जो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है वो 6.5 से 7.5 वाला जो ये पीएच वैल्यू होता है वो कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। फिर जो इसमें बात आता है वो रिक्लेमेशन का बात आता है कि किसके रिक्लेमेशन के लिए क्या यूज किया जाना चाहिए। जैसे एसिडिक सॉइल है तो उसको रिक्लेमेशन यानी सुधार के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए, तो उसके सुधार के लिए सी और एमजे के हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट का प्रयोग किया जाना चाहिए और फॉस्फेट का यूज भी किया जा सकता है। जो सेलाइन सॉइल होते हैं वो सफ़ेद पकड़ी के रूप में दिखता है खेतों में, तो इसको वाइट एल्कली भी कहते हैं, इसको याद रखना है। इसके लिए आपको ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखना चाहिए और एफ/एम का यूज किया जा सकता है। अगला है ये एल्कली सॉइल है जिसको सोडिक सॉइल भी कहते हैं। और एल्कली सॉइल में NaCO3 और NaHCO3 की ज़्यादा मात्रा हो जाती है और इसमें सुधार के लिए इसके लिए जिप्सम और आयरन पायराइड का प्रयोग कर सकते हैं। और जो जिप्सम है उसका प्रयोग हम लोग सेलाइन सॉइल में नहीं कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है कि जिप्सम में Ca का परसेंटेज कितना होता है और आयरन पायराइट में जो Fe का परसेंटेज कितना है और H2 का परसेंटेज कितना होता है, इसको आपको कमेंट में बॉक्स में बताना है कि जिप्सम में Ca का कितना परसेंटेज होता है और सल्फर का कितना परसेंटेज होता है, और पायराइट में भी Fe यानी आयरन का कितना परसेंटेज होता है और H2 का कितना परसेंटेज होता है। ये अगला है यहाँ पर कि जो सॉइल होता है, सॉइल में सबसे ज़्यादा कौन से जीव पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा जीवाणु पाए जाते हैं, उसके बाद कवक है, उसके बाद एक्टिनोमाइसीटीज है। सॉइल स्ट्रक्चर में जो नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो पूछा जाता है कि सबसे बेस्ट कौन सा है, तो खेती करने के लिए सबसे बेस्ट जो होता है वो क्रम्बी एंड ग्रेनुलर दोनों टाइप का होता है। एक है कि सॉइल कलर हम लोग किससे ज्ञात करते हैं, तो सॉइल कलर को ज्ञात करने के लिए मोल्सन कलर चार्ट का प्रयोग किया जाता है। जो अगला इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो CN रेशियो के बारे में पूछा जाता है। इसमें जो मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है वो ह्यूमस के बारे में पूछा जाता है कि ह्यूमस का CN रेशियो कितना होता है, तो उसका 10:1 होता है। इसी प्रकार F/M और लेग्यूम का ये 20:30:1 होता है। इसमें आपको एक बात जो याद रखना है कि ये कन्फ्यूजन न हो कि हरदम 10:1 ही होगा, इसको 1:10 नहीं करना है तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए कि आपको इसको याद रखना है कि 10:1 ही होगा। इसी प्रकार नॉर्मल सॉइल के लिए ये 12:1 है। दोस्तों एक ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है इसलिए आपको इसको याद रखना है, थोड़ा इसको समझ लीजिएगा कि यदि पीएच वैल्यू 6 से कम है यानी 6 से कम है तो Al, Fe, Mn और Zn की जो मात्रा है वो अधिक रहेगी, और जैसे ही 6 से ज़्यादा होती है पीएच वैल्यू इनकी मात्रा कम होने लगती है। क्वेश्चन यही से पूछा जाता है कि ज़्यादा उच्च पीएच वैल्यू में किस न्यूट्रेंट की जो उपलब्धता है वो कम हो जाएगी, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था तो Mn और Zn दिया गया था। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि यदि पीएच वैल्यू का मान ज़्यादा होता है तो इन सारे न्यूट्रेंट यानी Al, Fe, Mn और Zn की जो उपलब्धता है वो कम हो जाएगी। उसी प्रकार जो 6 और 6.5 के बीच फास्फोरस की उपलब्धता ज़्यादा रहेगी, और ग्रेटर देन 7 में Ca और MO का है, तो ये भी पूछा गया है कि Ca और MO का ग्रेटर देन 7 में रहेगा, तो जैसे ही 7 से कम होगा तो Ca और MO की उपलब्धता कम हो जाएगी। आगे बात आती है
मृदा घनत्व यानी कि सॉइल डेंसिटी के बारे में। सॉइल डेंसिटी को मापने के लिए पिक्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें सॉइल डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, यानी कि अगर मास का मान बढ़ता है तो डेंसिटी भी बढ़ेगी और वॉल्यूम का मान अगर बढ़ता है तो डेंसिटी का मान कम होगी। इसमें एक याद रखना है कि जो ऑर्गेनिक मैटर और टिलेज ऑपरेशन करने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। जैसे ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है कि उसको हम लोग ऐड करेंगे तो ऑर्गेनिक मैटर में ज़्यादा चीज़ का जो वजन होता है वो कम होता है, इसलिए उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और सॉइल डेंसिटी कम हो जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने से सॉइल डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कम हो जाती है और टिलेज ऑपरेशन से भी कम हो जाती हैं। इसमें जो रेशियो है, ये रेशियो याद करना है कि जैसे कि BD बराबर 1/2 PD होता है। तो इसमें जो BD का मान होता है, बल्क डेंसिटी का वैल्यू होता है 1.33 ग्राम पर cc होता है, और जो PD का मान यानी कि पार्टिकल डेंसिटी का वैल्यू होता है वो 2.65 ग्राम पर cc होता है, और पार्टिकल डेंसिटी को ही ट्रू डेंसिटी या रियल डेंसिटी माना जाता है। सैंडी सॉइल का डेंसिटी जो ज़्यादा होता है क्ले सॉइल की अपेक्षा। सॉइल वाटर के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा याद रखना है आपको कि सॉइल वाटर ये फील्ड कैपेसिटी के बारे में पूछा गया कि फील्ड कैपेसिटी के समय जो तनाव होता है, टेंशन होता है, वो कितना होता है। तो ये उसका वैल्यू का मान है -0.33 बराबर है। इसको ATM में रूप में लिखेंगे तो 1/3 ATM हो जाएगा। दूसरा जो इसमें पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि वह वाटर जो कि प्लांट लेते हैं तो कौन सा होता है, तो वो कैपिलरी वाटर है। और कैपिलरी वाटर जो होता है वो फील्ड कैपेसिटी और पीडब्ल्यूपी यानी कि परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट के बीच होता है। तो फील्ड कैपेसिटी के बीच जो टेंशन होता है वो -0.33 बार होता है, और जो पीडब्ल्यूपी के समय टेंशन होता है वो -15 बार होता है। इसको क्लियर रखिएगा, इसको ज़रूर याद रखिएगा कि जो प्लांट ले पाते हैं पानी को वो कौन सा होता है, वो कैपिलरी वाटर होता है। सवाल के बारे में आपको इंडियन सवाल के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें 4-5 सवाल हैं, और भी ज़्यादा हैं तो जो मेनली इनसे पूछा जाता है एलुबल सवाल है। जैसे तो ये सबसे ज़्यादा उसका एरिया कहाँ है, यूपी में है। और ये खादर और बांगर, इसके बारे में पूछा गया था कि बांगर में किसका परसेंटेज ज़्यादा होता है, तो इसमें क्ले ज़्यादा होता है, और जो खादर है उसको सैंड की मात्रा ज़्यादा होता है। और ये ओल्ड होता है, और ये जो खादर होता है उसको न्यू होता है। तो इसमें आप याद रखिएगा, जैसे यहाँ ऐसे है, यहाँ से अगर कोई नदी बह रही है तो यहाँ पर ये ऐसे जाएगी, तो ये जो बांगर होगा ये, तो यहाँ पर जो होगा तो यहाँ बड़े बड़े कण इकट्ठे होते हैं और नीचे जाते जाते छोटे होते हैं। तो यहाँ पर क्ले होगा और यहाँ पर सैंडी होगा। इसी प्रकार दोस्तों ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल के बारे में भी आपको पढ़ना होगा कि इसका सबसे ज़्यादा एरिया है वो महाराष्ट्र में है। इसको रेगर सॉइल भी कहते हैं, ये भी पूछा गया था। और इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। और कॉटन के लिए सबसे फेवरेबल सॉइल कौन सा है, तो कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल है, तो इसको याद रखना है। जो दूसरा है रेड सॉइल है, अगला रेड सॉइल यानी लाल सॉइल, लाल मृदा। लाल मृदा यानी तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा एरिया इसका है। और लाल रंग का कारण क्या है, आयरन ऑक्साइड है। इसी प्रकार दोस्तों आपको लेटराइट सॉइल के बारे में भी पढ़ना होगा। लेटराइट सॉइल का एरिया सबसे ज़्यादा केरला में है। ये सबसे ज़्यादा जो याद रखना है लेटराइट सॉइल में, वो याद रखना है कि इसमें किस किस खेती ज़्यादा होती है। इसमें चाय है, काफ़ी है, रबर है, काजू, इनकी खेती लेटराइट सॉइल में ज़्यादा होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है अगला, जो है कि लाइट सॉइल में किसकी खेती होती है, या लाइट सॉइल के लिए सबसे फेवरेबल क्रॉप कौन सा है। तो ये ग्राउंड नट है, लेग्यूम है, और ये है पोटैटो और टोबैको है। और हैवी सॉइल के लिए कॉटन, राइस और जूट, ये फेवरेबल सॉइल हैं। दोस्तों जो सॉइल साइंस में आपको अगला पढ़ना होगा वो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ना होगा। तो इसमें मैन्योर के बारे में जो है वो बल्कि मैन्योर कौन कौन से होते हैं कि जिसका वजन जो आयतन होगा वो ज़्यादा होगा, लेकिन उससे जो प्लांट न्यूट्रिएंट मिलेंगे वो कम मिलेंगे। तो एबायम और ये ग्रीन मैन्योर हैं। और जो कंसनट्रेटेड मैन्योर होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो आल्केक्स होते हैं, यानी कि इनमें कम में ही ज़्यादा प्लांट न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे। एबायम में याद रखना है कि एबायम में कितना एन होता है, कितना पी होता है, कितना के है, तो यहाँ पर दिया है, इसको याद रख लीजिएगा। और जितने भी मैन्योर हैं वो सारे ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। और एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्राउंडनट के केक में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है, तो वो 7.3% नाइट्रोजन होता है।
आगे जो आपको फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ना होगा, इसका थोड़ा डिफिनीशन याद रखिएगा। स्ट्रेट फर्टिलाइज़र क्या है, कम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र क्या है, कंप्लीट फर्टिलाइज़र क्या है। तो यानी कि ऐसा फर्टिलाइज़र जो केवल एक ही प्लांट न्यूट्रिएंट दे सकता है, वो स्ट्रेट फर्टिलाइजर होता है। उसका एग्जांपल यूरिया है, जैसे कि केवल यह नाइट्रोजन दे सकता है। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर यानी दो से ज़्यादा दे सकता है, तो जैसे डीएपी है, नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों देता है। कंप्लीट फर्टिलाइजर यानी जो एनपीके तीनों देता हो, यानी कि इसमें प्राइमरी न्यूट्रिएंट को याद रखना है कि जो तीनों प्राइमरी न्यूट्रिएंट देता है वो कंप्लीट फर्टिलाइजर होगा। तो उसका एग्जाम्पल एनपीके है। इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर किसका ज़्यादा होता है, तो ये अमोनियम नाइट्रेट का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद यूरिया का, फिर उसके बाद अमोनियम सल्फेट का, फिर उसके बाद कैन का होता है। कैन को किसान खाद भी कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा कि कैन को किसान खाद भी कहते हैं। जो है अगला कि फर्टिलाइजर में आपको याद रखना है कि परसेंटेज याद रखना है कि किस फर्टिलाइजर में जो प्लांट न्यूट्रिएंट का परसेंटेज कितना है, और वो जो प्लांट न्यूट्रिएंट है वो उस फर्टिलाइजर में किस रूप में उपस्थित है। तो जैसे कैन है, कैन में यहाँ पर एमाइड और नाइट्रेट दोनों रूप में होता है, जिसमें 12.5% एमाइड के फॉर्म में रहता है और 12.5% नाइट्रेट के फॉर्म में होता है। ये टोटली जो नाइट्रोजन परसेंटेज होता है वो 25% होता है। दोस्तों यहाँ पर जैसे उसी प्रकार है यूरिया का, जो सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन यूरिया से ही पूछा जाता है, तो यूरिया के बारे में सब कुछ याद रखना है कि यूरिया एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो ऑर्गेनिक नेचर का है। बाकी जितने भी फर्टिलाइज़र होते हैं वो इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। दूसरा जो इससे क्वेश्चन बनता है कि यूरिया में नाइट्रोजन परसेंटेज कितना है, तो ये है 46%। और किस रूप में नाइट्रोजन उसमें उपस्थित रहता है, तो वो एमाइड फॉर्म में उपस्थित रहता है। अगला डीएपी है, डीएपी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है इससे मेनली। तो ये नाइट्रोजन परसेंटेज 18% है, और जो फास्फोरस परसेंटेज है वो 46% है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था शायद 2018 या 19 में पूछा गया था कि डीएपी में के का परसेंटेज यानी पोटेशियम का परसेंटेज कितना है, तो वो 0 है। तो डीएपी सुनकर ऐसा लगता है कि इसमें के होगा, लेकिन के नहीं उसमें होता है, और उसमें के का जो परसेंटेज है वो 0 है। एमओपी का भी याद रखना है कि इसमें परसेंटेज कितना होता है, 60%। इसके अलावा भी फर्टिलाइजर हैं, उनका आपको याद रखना है। जो मेन वन है वो यही हैं। इसके बाद दोस्तों ये बायो फर्टिलाइजर याद रखना है कि ये बायो फर्टिलाइजर है, एजोटोबैक्टर है, राइजोबियम है, जो स्पाइरिलियम है, जिसको क्रॉप में यूज किया जाता है। जो अगला है इसमें याद रखना है कि जो राइजोबियम है, राइजोबियम की यूज कहाँ होता है, तो राइजोबियम का जो मेनली यूज होता है वो लेगुमिनस क्रॉप में होता है। उसका जो जड़ के साथ क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि राइजोबियम किसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन के रूप में रहता है, तो लेगुमिनस क्रॉप के जड़ के साथ वो रहता है। दूसरा पूछा जाता है कि जो लेग हीमोग्लोबिन जो बनता है उसमें जड़ में, तो उसमें कौन सा एलिमेंट रहता है, तो उसमें आयरन होता है। उसका कलर जो होता है वो पिंक कलर का होता है। ये सारा क्वेश्चन इससे राइजोबियम से संबंधित बनता है। इसमें जो अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक आध बार ये पूछा गया था, जपोनिकम की यूज किस में होता है, ये राइजोबियम जपोनिकम कल्चर का यूज तो सोयाबीन और ग्राउंडनट में होगा। फेजियोली का इसी तरह ये सारा याद कर लीजिएगा आप लोग। दोस्तों जो ये अगला है प्लांट न्यूट्रिएंट, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है पूरे एग्रीकल्चर का कह सकते हैं, या पूरे सॉइल साइंस का तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्रीकल्चर में भी ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको अच्छे से देखना है, अच्छे से याद रखना है। तो जो क्राइटेरिया दिया गया था एसेंशियल न्यूट्रिएंट के बारे में, वो आर्नन एंड स्टार्ट ने दिया था 1939 में। उन्होंने केवल 16 प्लांट न्यूट्रिएंट को रिकमेंड किया था, बाद में एक और मिला गया एनआई को, जिससे 17 प्लांट न्यूट्रिएंट हो गए। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है इनका क्लासिफिकेशन इस सारे प्लांट न्यूट्रिएंट का। तो जैसे कि इसमें जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि मैक्रो के अंतर्गत कौन कौन आएगा। तो मैक्रो यानी कि जिसको 1 ppm से ज़्यादा यूज हम लोग प्लांट को देते हैं, वो उनको आवश्यक होता है। इसमें जो बेसिक में है वो CHO है, जो प्राइमरी में है NPK है, और जो सेकेंडरी में है CAMGS है। इनको याद रखना अलग अलग से। ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट प्राइमरी न्यूट्रिएंट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्राइमरी या सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रति वर्ष 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है
केवल इन दोनों टॉपिक से, तो इसको याद रखना है। इसमें याद रखना है माइक्रो न्यूट्रॉन कौन कौन से हैं, तो इसमें ये सारे जितने भी हैं नीचे आप लोग देख रहे हैं, या ये CuCl MnMo ZnFe BNI, ये सारे माइक्रो MiCRO यानी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। और जो दूसरा इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस रूप में प्लांट इनको अपटेक करते हैं, तो जैसे कि एमओ को MO2+ के रूप में अपटेक करते हैं और Zn को Zn2+ के रूप में अपटेक करते हैं। इसी प्रकार N2 को किस रूप में करते हैं, O को किस रूप में करते हैं, ये सारा आपको याद रखना है। जो अगला इससे क्वेश्चन बनता है वो फंक्शन से बनता है कि किस से उसका फंक्शन क्या होता है। तो जैसे N का जो नाइट्रोजन है उसका वेजिटेटिव ग्रोथ में होता है, P का रूट फॉर्मेशन में होता है, S का यानी सल्फर कायल फॉर्मेशन में होता है, MO का नाइट्रोजन फिक्सेशन में होता है, Mg का क्लोरोफिल में होता है और K का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में यानी डिजीज रेजिस्टेंट बनाने में होता है। ये मेन है और भी जो अदर हैं उनको याद रखिएगा। लेकिन यदि आपके पास केवल 10 डेज हैं, आप पहले से नहीं पढ़ते रहे हैं, तो केवल इतना ही याद रखिएगा। जो अगला पूछा जाता है इससे वो डिफिशिएंसी सिम्टम है कि किसका कहाँ पर दिखाई देता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो सबसे ऊपर लीफ होता है उसमें CA और B का यानी इमर्जिंग लीफ में CA और B का डिफिशिएंसी सिम्टम दिखाई देगा। सबसे पहले जो न्यू लीफ रहेंगे उसमें FeS MnCu का डिफिशिएंसी सिम्टम दिखा देगा। जो मिडिल लीफ रहेगा उसमें जिंक का दिखा देगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो ओल्ड लीफ रहेगा उसमें NPK MgMO का डिफिशिएंसी सिम्टम दिखाई देगा। दोस्तों जो अगला एक कमी से रोग पूछता है, इससे तो प्रतिवर्ष 1-2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे वो हार्टिकल्चर से रिलेटेड हो जाए चाहे एग्रोनॉमी से रिलेटेड। तो इसमें आपको याद रखना है ये सबसे यूनिवर्सल क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन बैठेंगे तो खैरा डिसीज पूछा जाता है, किसकी कमी से होता है, तो जिंक की कमी से पैडी में होता है। झुलसा डिसीज धान में होता है, एफी की कमी से। BER यानी ब्लॉसम एंड रॉट डिसीज CA की कमी से टोमेटो में होता है। क्रिंकल लेप कॉटन में होता है। MN की अधिकता से, इसको याद रखना है कि MN की कमी नहीं अधिकता से होता है। उसी तरह दोस्तों डाईबैक है सिट्रस में होता है, CU की कमी से है। हैंड एंड चिकन डिसीज बोरान की कमी से होता है, किसमें होता है ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। उसी प्रकार ब्राउनिंग डिसीज जो है वो कॉलीफ्लावर में होता है, किसकी कमी से होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों यहाँ पर आपको 4-5 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे हमको पता चलेगा कि अभी तक आपकी तैयारी सॉइल साइंस में कितना है और कितना बेहतर आपको करना है। इसलिए कि सॉइल साइंस में प्रतिवर्ष 5 to 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि 5 या 15, 5 छात्री का 18, 15 से 18 नंबर के क्वेश्चन इससे आप कर सकते हैं, यानी कि वो आपको बहुत ही आगे ले जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले बताना है कि व्हिपटेल की किसकी कमी से होता है और किस प्लांट में होता है। तो इसमें आप हरदम याद रखना है कि व्हिपटेल कमी से ही होता है, अधिकता से नहीं होता है। पेडोलॉजी किस लैंग्वेज से लिया गया है इसको बताना है। जो अगला क्वेश्चन है IISS कहाँ स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, वो उसका सेंटर कहाँ है। जो अगला इसमें है CSSRI यानी सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। और जो लास्ट क्वेश्चन इसका है वो वर्ल्ड अर्थ डे यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ये 5 क्वेश्चन हैं और जो पिछले 3-4 क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए। अगले टॉपिक में हम लोग कुछ नया टॉपिक लाएंगे एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो इस तरह आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं। धन्यवाद।